देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज, ठीक है, अफगानिस्तान ने भारत में स्थित, ठीक है, अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। दूतावास संबंधी सभी परिसंपत्तियों भारत सरकार को सौंप दी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अपना दूतावास बंद किया है। दूतावास से रिलेटेड जितना भी संपत्ति जो था, सब मतलब भारत सरकार को सौंप दिया। अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को 23 नवंबर 2023 को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी से दोनों देशों के बीच में 22 वर्ष पुराने राजनीतिक संबंधों का विराम लग गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 30 सितंबर 2023 को अफगानिस्तान दूतावास ने घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर को अपना परिचालन बंद कर रहा है। दूतावास ने तब भारत सरकार से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों का पूरा करने में विफलता और कर्मियों और संसाधनों में कमी का हवाला दिया था। दूतावास को अब अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने में विगत वर्षों में भारत सरकार से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दूतावास ने कहा कि हम पिछले 22 वर्षों से अफगानिस्तान को समर्थन और सहायता देने के लिए भारत के लोगों के प्रति, ठीक है, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दूतावास के उस आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला 23 नवंबर से ही मान्य है। दूतावास ने कहा कि उसे नई दिल्ली में अपने राजनयिक संबंध को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने का खेद है। अफगानी दूतावास ने कहा कि अब उनका कोई भी राजनयिक भारत में मौजूद नहीं है, मतलब कोई भी उसका राजनयिक जो है भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है, अफगानी राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है। दूतावास भवन, ठीक है, बैंक अकाउंट एवं वाहन आदि इनमें शामिल है। इनके साथ ही दूतावास ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध पुनः बहाल हो सकेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 22 वर्षों का रिश्ता था हमारे जापान के साथ, और इसी के साथ मतलब क्या हुआ, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये भारत सरकार, सॉरी, भारत में अपना अस्थायी तौर पे दूतावास को किसने बंद किया? अफगानिस्तान ने बंद किया। कितने तारीख को मतलब अस्थायी तौर पे बंद करने की घोषणा की? 23 नवंबर 2023 को किया घोषणा। 22 वर्ष पुराना रिश्ता था। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको ये सारी चीजों। और सारी संपत्ति जो थी, परिसंपत्ति जो थी, वो भारत सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, अब चलेंगे सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के पश्चात नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के पराजय के पश्चात नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के क्या बने? तो नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में, ठीक है, संपन्न संसदीय चुनावों के परिणाम स्वरूप नेशनल पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी परिणाम स्वरूप नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी तथा एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी की गठबंधन की सरकार नवंबर 2023 को वहां बनी, तथा नेशनल पार्टी ने, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन नए प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर शपथ लिया। यह माह से भी अधिक समय तक न्यूजीलैंड बर्ताव के पश्चात, ठीक है, नेशनल पार्टी मतलब 1 माह से भी अधिक तक दोनों के बीच में वार्ता चला, फिर जाके मतलब क्या हुआ, गठबंधन संभव हो पाया। ठीक है, ध्यान में रखना है, यही क्रिस्टोफर लक्सन है। उसके बाद दोनों के बीच में गठबंधन की सरकार के लिए सहमति बनी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता, ठीक है, विंसेंट पीटर्स, दो पार्टी था ना, एक न्यूजीलैंड फर्स्ट था और दूसरा था एसीटी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो दोनों का नेता, एक तो न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता विंस्टन पीटर्स तथा एसीटी के डेविड सिमोर आधे आधे कार्यकाल के लिए उप प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करें तो लिक्सन साहब होंगे। अब इससे पहले कौन थे? तो जेसिका आर्डन था। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के पर क्रिस हिपकिंस, जिन्होंने अपनी, सॉरी, पहले क्रिस हिपकिंस था, उसके पहले जेसिका आर्डन था, और क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर क्रिस हिपकिंस, जिन्होंने जनवरी 2023 में जेसिका आर्डन के त्याग पद के पश्चात कार्यभार संभाला था, का स्थान न्यूजीलैंड के नेशनल पार्टी के 53 वर्षीय लक्सन ने लिया। ठीक, किस पार्टी से? तो नेशनल पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, लंबे समय तक सत्ता में रही जेसिका आर्डन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को पराजय का सामना ताजा चुनाव में करना पड़ा। नए प्रधानमंत्री लक्सन ने मध्यम वर्ग के लिए करों में, ठीक है, कटौती के साथ साथ अपराधों पर नियंत्रण के वादे मतदाताओं से किए थे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का क्रिस्टोफर लक्सन नेशनल पार्टी से मतलब किससे, मतलब समझौता किनसे किया? तो न्यूजीलैंड फर्स्ट और मतलब एसीटी पार्टी से। ठीक है, और दोनों का जो व्यक्ति जो उनको आधे आधे समय के लिए क्या बनाया जाएगा? तो उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जेसिका आर्डन, उसके बाद क्रिस हिपकिंस, और उसके बाद अभी क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे दक्षिणपंथी जेवियर मिलाई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति, ध्यान में रखिए, क्या बने? जेवियर मिलाई। ठीक है, अर्जेंटीना में भारत पर सॉरी राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर 2023 में संपन्न चुनाव में धूर दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलाई विजय प्राप्त कर ली है। इस पद के लिए 19 नवंबर को संपन्न दूसरे दौर के मतदान में 55.7% मत उन्होंने प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी
का नाम क्या था, सर्जियो मासा ने 44.3% मत प्राप्त किए। इस प्रकार भारी बहुमत से, ठीक है, विजयी दर्ज के, ठीक है, लिबर्टी एडवांसेस पार्टी के मिलई निर्वाचित हो गया। अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप के रूप में कहे जाने वाला मिलई, ठीक है, अर्जेंटीना के क्या कहे जाते हैं मिलई को, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, मतलब काफी राइट विंग है। दक्षिणापंथी अगर लग जाएगा ना तो राइट विंग समझिएगा, ठीक है। 10 दिसंबर 2023 को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस पद पर एल्बर्टो फ्रांडी, जो 2019 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। तो पहले कौन था, क्या नाम था, फ्रांडिज, ठीक है। उसके जगह पे कौन आ जाएगा, मिलई, क्या नाम है पूरा, जेवियर मिलई, ठीक है। दक्षिणपंथी नेता है, अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप कहे जाते हैं। 53 वर्षीय होंगे, ठीक है। निवर्तमान राष्ट्रपति एल्बर्टो फ्रांडिस स्वयं दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के पात्र थे, किंतु उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पद के लिए एक आश्चर्यजनक बात यह है कि पहले दौर में 22 अक्टूबर 2023 को संपन्न मतदाता में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार जेवियर मिलाई तथा सर्जियो मासा थे, जिनके चलते 19 नवंबर को दूसरे दौर के मतदान में 3 अन्य प्रत्याशियों को हटाते हुए उन दोनों के बीच को मतदान को दूसरे दौर में कराया गया था। इसमें आश्चर्य की बात यह रही कि सुनिश्चित जीत वाले उम्मीदवार माने जा रहे मिलाई को पहले दौर में 30% मत ही प्राप्त थे, जबकि अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मासा ने 36% मत प्राप्त किए थे। दूसरे दौर के मतदान में पासा पलट गया। अब 55.7% मत मिलाई को मिले, जबकि सर्जियो मासा को 44.3% मत ही मिले। वस्तुतः सर्जियो मासा, ठीक है, निवर्तमान सरकार में अर्थव्यवस्था मंत्री थे तथा उनके इस कार्यकाल में भारी मुद्रास्फीति की शिखर अर्थव्यवस्था तक रही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना, अर्जेंटीना की बात करेंगे, राष्ट्रपति कौन बन गया, क्या नाम है, क्या नाम है, सर्जियो मासा, नहीं क्या, सर्जियो मासा हारा है। अब बना कौन, मिलाई बना है। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या था इसका, ठीक है, जेवियर मिलई, क्या बना है, जेवियर मिलई बना है। और हारा कौन है चुनाव, तो मासा चुनाव हारा है, ठीक है। अब भूटान के नरेश की बात करें, जिग्मे खेसर, ठीक है। भूटान में आपको राजतंत्र आपको पता होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुन की भारत यात्रा। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। 3 से 10 नवंबर 2023 को संपन्न 6 माह पश्चात की भारत की यह आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा से पूर्व द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में 3 से 5 अप्रैल 2023 को भारत की यात्रा उन्होंने की। सीमा विवाद में चीन का भूटान के साथ चल रही वार्ता पर नजर के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश की भारत की यात्रा ताजा महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ के अति महत्वपूर्ण थी। 8 दिन की भारत यात्रा, कितने दिन की यात्रा थी, 8 दिन की यात्रा थी। इस यात्रा की शुरुआत असम से उन्होंने की। कहां से की, असम से उन्होंने की, जहां गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर उनकी आगवानी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। किसने किया, हेमंत बिश्व शर्मा ने। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। हवाई अड्डे से ही सबसे पहले सीधे कामाख्या मंदिर वो गए। कहाँ गए, कामाख्या मंदिर। वहां पूजा अर्चना उन्होंने की। अगले दिन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया, उनके साथ दल सहित किया, ठीक है। तो सबसे पहले असम आए, असम एयरपोर्ट पे, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद वहां से मतलब कहाँ गए, कहाँ गए वहां से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कामाख्या मंदिर गए, ठीक है। कामाख्या मंदिर गोवा में। कौन सा मेला लगता है कामाख्या मंदिर के पास में, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची का मेला लगता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 5 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर आवागनी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं की। विदेश मंत्री द्वारा स्वयं ही उनकी अगवानी करना उनकी इस यात्रा को भारत द्वारा दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व एक के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई। दोनों नेताओं के बीच अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद, ठीक है, आपसी भागीदारी की वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त की। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 18 से 23 है वहां पे, ठीक है, कि परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान ने की। मतलब हम हमेशा हमारा जो भी बजट जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, भूटान को, मालदीव को, नेपाल को, कुछ बांग्लादेश को भी हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो उसकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 18 से लेकर 23 तक थी, की परियोजनाओं के लिए भारत के द्वारा दी गई समय से जारी कर दी गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भी व्यक्त की। और भूटान ने 1020 मेगावाट की, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, पुनात सांगचू, क्या नाम है, पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। तो पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे, भूटान में है।
असम के कोकराझार तथा भूटान के, ठीक है, गैलीफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे के लिए काम शुरू करने को सहमति बनी। कहां से? असम से। असम का किस जगह से? कोकराझार, याद रखिएगा। कहां से? कौन सा स्थान? कोकरा असम के कोकराझार, ठीक है। तो असम के कोकराझार तथा भूटान के गेलेफू के बीच में रेल लिंक चलेगी। कहां से? भूटान के गेलेफू के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेल लिंक शुरू की जा रही है। इसके लिए लोकेशन सर्वे के लिए काम शुरू करने की सहमति बनी है। भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, आईबीसी में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भूटान भी शामिल हो गया, नेपाल भी शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में, ठीक है, असम में डारंग तथा भूटान में, ठीक है, शामतुरुप जोंगमारो ठीक है, क्या लिखा है, इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी है, ठीक है। तो इमिग्रेशन चेक पॉइंट जो बनेगा, कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान में रखेंगे, तीसरे देश के लोगों के लिए, ठीक है। तीसरे देश के लोगों के प्रवेश असम के डारंगा में। कहाँ पे? असम के डारंगा में। भूटान के सामद्रुप में, ठीक है, भूटान में सामद्रुप जोंखवार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों देशों में बनी। भूटान के छात्रों के लिए असम में मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने पर सहमति वार्ता भी हुई है। तो मतलब भूटान के छात्र अगर असम में अगर पढ़ना चाहे तो उनके लिए असम के मेडिकल कॉलेज में सीट भी बता दी गई है, ठीक है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात बंबई होते हुए भूटान नरेश स्वदेश वापसी हुई, ठीक है। मुंबई में अग्रणी उद्यमियों के साथ मिलने का, ठीक है, भूटान नरेश का कार्यक्रम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको दो तीन चीजें प्रश्न निकल कर। सबसे पहले तो नरेश का नाम तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, याद ही होगा। दूसरी बार 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2008 2018 2023 में भारत ने मतलब क्या किया, वित्तीय सहायता प्रदान की समय के साथ, इसलिए भी। उसके बाद 1020 मेगावाट का, ठीक है, पुनात छांगछू, ठीक है, जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति में दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। भारत इसमें मदद कर रहा है। उसके बाद कोकराझार तथा भूटान के, कोकराझार असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू के बीच में रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे पर काम शुरू की सहमति भी बन गई है। दूसरी बात करेंगे, ठीक है, मतलब तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए, तीसरा कैटेगरी पे किस पे काम हुआ, देश के लोग के प्रवेश के लिए असम के डारंगा में तथा भूटान के शामदुरुप में जोंगभार इमिग्रेशन चेक पॉइंट की सहमति बनी है। उधर से आएगा तो असम का डारंगा में चेक हो जाएगा, इधर से जाएगा तो वहां पे भूटान के शामदुरुप में इमिग्रेशन चेक होगा। और साथ में भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए भी सहमति वार्ता पे बात हो गई है। उसके बाद मतलब सबसे पहले आए थे कहाँ, तो आए थे असम में सबसे पहले, और गए थे तो बम्बे होते हुए वापस चले गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे भूटान से थे, आपको ध्यान में रखना चाहिए। मालदीव से भारतीय सेना हटाने के लिए वहां की नई सरकार ने भारत से अनुरोध किया है। ये अनुरोध जो हुआ था, अभी क्या हुआ था, यूएई में दोनों नेता मिले थे, ठीक है। कहाँ पे मिले थे, इसमें लिखा ही होगा। यूएई में क्या चल रहा था अभी, COP 28। कॉपरेट। तो COP 28 के दौरान मालदीव राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे, इसमें दिया होगा मैं भी। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद वुज्जू को 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के स्थान पर किनको हराकर बना है। माइनर सा मतलब अंतर था, ज्यादा का नहीं, 1-2% के अंतर से जीत गया। इब्राहिम मोहम्मद सोली के स्थान पर राष्ट्रपति चुने गए तथा जो शुरू से चीन का पक्षधर तथा भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करके 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात, ठीक है, भारतीय सैन्य कर्मी को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता यह अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है, जबकि वहां पे भारत के जो सेना जो है वह हथियार के साथ नहीं है, ठीक है। भारत की सेना तो है लेकिन हथियारबंद नहीं है, बिना हथियार के है। और वो भी सेना जो है सो हमने जो उनको बहुत सारा एक मतलब 2-3 चीज दे रखी है, विमान वगैरह दे रखा है, उसी के देख रेख करने के लिए होता है, मेडिकल जैसे, ठीक है, निजीगत मतलब मेडिकल जैसे बेसिक नीड वगैरह में सेना वहां पे मदद करती है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक घटना भी सुना होगा, तो भारत का एक प्लेन के प्रयोग करने से उसने इनकार कर दिया था, जिसके वजह से भूटान में, सॉरी, जिसके वजह से मालदीव में एक बच्चे की जान चली गई थी, ठीक है। तो हमारा सेना तो है वहां पे, लेकिन वो भी बहुत ही कम संख्या में है, और वो सेना जो हथियार के साथ नहीं है। राष्ट्रपति पद पर मुज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भागीदारी के लिए भारत की ओर से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, माले पहुंचे, जो कि मालदीव की राजधानी है। भारत मालदीव के संबंधों के सिलसिले में राष्ट्रपति मोहम्मद मुजी के साथ उनकी विस्तृत वार्ता भी हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मालदीव के नागरिकों की मेडिकल सुविधाओं के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर एवं विमानों का योगदान को मेजबान राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है, ठीक है। तो मैंने बताया तो हम लोग वहां पे हेलीकॉप्टर दे रखे हैं, और हेलीकॉप्टर दे रखे हैं तो हेलीकॉप्टर तो चलाने तो आता नहीं है, तो हमारी सेना वगैरह से वही सब काम करती है,
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वगैरह है। अब वहां पे बड़ा सा, मालदीव जैसे देश में बड़ा सा वो नहीं बन सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट नहीं बन सकता। तो छोटा छोटा एयरपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, एक दो एयरपोर्ट है छोटा छोटा, छोटा छोटा प्लेन ही वहाँ पे कार्यरत है, बाकी हेलीकॉप्टर वगैरह से वहाँ पे सर्विस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मेडिकल हो गया, बेसिक नीड जैसी सुविधाएं जो दी जाती हैं, इसमें से भारतीय सेना जो है उसमें हेल्प करती है। भारत के सहयोग से मालदीव कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई तथा इनके लिए भारत के योगदान की सराहना भी राष्ट्रपति के द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के कार्यकाल में मालदीव प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 100 से अधिक समझौते भारत के साथ किए थे। मालदीव सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार नया प्रशासन उनकी समीक्षा कर रहा है। अब चलेंगे दूसरा, बंधकों एवं कैदियों की रिहाई एवं आदान प्रदान हेतु इजरायल हमास के बीच में अस्थायी युद्ध विराम हुआ है। ठीक है, इजरायल हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है भीषण युद्ध, इसके परिणाम से 11,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है तथा गाजा शहर का अधिकांश खंड, गाजा शहर जो अधिकांश मतलब क्या लू का खंडहर का रूप धारण कर चुका है, को बंद करने के लिए सभी प्रयास विफल रहे। पश्चात अंततः मिस्र एवं कतर की मध्यस्थता से, इसके मध्यस्थता के दौरान मिस्र एवं कतर की मध्यस्थता से 4 दिन के लिए युद्ध विराम 24 नवंबर 2023 से शुरू हुआ। एक दूसरे के बंधकों के रिहाई व आदान प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई युद्ध विराम में रिहाई की गति बहुत धीमी रही। 48 दिन के युद्ध के पश्चात लगभग 25 बंधकों की रिहाई 24 नवंबर को हमास द्वारा की गई, जिनमें से 12 थाईलैंड के नागरिक थे। इजरायल द्वारा 39 फिलिस्तीन कैदियों को पहले दिन रिहाई किया गया। दोनों ओर से रिहा बंधकों को मिस्र पहले ले जाया गया। युद्ध विराम के चौथे दिन हमास की ओर से 51 इजरायली एवं 19 अन्य राष्ट्रीयता वाले, ठीक है, बंधकों को रिहा किया गया, जबकि 150 फिलिस्तीन कैदी इजरायल की जेल से रिहा हो चुके थे और अधिक बंधकों की, ठीक है, रिहाई के लिए युद्ध विराम को 2 दिन और बढ़ाया गया। युद्ध विराम की समाप्ति पर हमले जारी रखने की चेतावनी इजरायल ने दी है। ठीक है, तो आपको इससे कुछ विशेष प्रश्न नहीं है, ध्यान में आपको रखना है किन के प्रयासों से ये संभव हो पाया। तो मिस्र और कतर के प्रयास से दोनों बीचों के बीच में, दोनों देश कहना भी हमको उचित नहीं लग रहा है इसको, हमास को। ठीक है, हालांकि फिलिस्तीन का नेतृत्व तो एक आदमी के हाथ में है नहीं, बस इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में अस्थायी युद्ध मतलब क्या हुआ, विराम हुआ। ठीक है, किनके सहयोग से, तो मिस्र एवं कतर के सहयोग से। ये सारे के सारे आपका जो थे, आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य थे। ठीक है, बाकी बात करेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, हम लोग को नहीं पढ़ना है, डाटा ही डाटा होगा, उतना डाटा हम लोग को चाहिए नहीं। ठीक है, इसको हम लोग नोट्स वगैरह इसमें बना के हेल्प कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न हम लोग का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के, ठीक है, कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, करें इसको भी, करना है इसको। क्या सर? नहीं, इतना डेटा कैसे याद होगा? ये वाला करवा दो, तो भारत बांग्लादेश के अगरतला, ठीक है, हम्म, ये रेल लिंक की बात करेंगे तो, ठीक है, देखेंगे भारत बांग्लादेश के बीच में अगरतला, ठीक है, अखौरा रेल लिंक का सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। ठीक है, कौन सा रेल लिंक है, तो भारत और बांग्लादेश में अगरतला अखाउरा रेल लिंक। ठीक है, भारत और बांग्लादेश आपसी संबंधों का नया ऐतिहासिक दौर 1 नवंबर 2023 को उस समय शुरू हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कलकत्ता अगरतला त्रिपुरा, और बात करेंगे अखाउरा बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत एवं बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला रेल लिंक कौन है, तो ध्यान में रखिए कौन सा है, अगरतला और अखाउरा के बीच में। ठीक है, इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने के समय में 10 घंटे की बचत होगी। कितने की बचत हो जाएगी, 10 घंटे की बजट होगी। भारत सरकार ने आर्थिक सहायता से शुरू की गई 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक से 100.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है। ठीक है, और 5.46, ठीक है, रेल लिंक त्रिपुरा में है। टोटल लंबाई कितना है, 12.24। ठीक है, 12.24 जो है सो टोटल रेल लिंक की लंबाई है, जिसमें से भारत में कितना है, 5.46। हाँ ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, 6.78 किलोमीटर की लंबाई कहाँ पे है, तो 6.78 किलोमीटर की लंबाई आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान में रखेंगे बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में
6.78, और यहाँ पे बांग्ला बात करेंगे भारत में कितना है तो 5.46 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी त्रिपुरा में, ठीक है, निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 12.24 किलोमीटर रेल लाइन जो है शुरू कर दी भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो भारत के अगरतला से बांग्लादेश के अखाउरा तक। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। दो अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया, 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट, ठीक है, रेल लाइनर बांग्लादेश के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, दोनों प्रधानमंत्री ने वर्चुअली तरीके से किया 1 नवंबर को, जिसमें से आप देखोगे 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइनर बांग्लादेश में रामपाल, बांग्लादेश के रामपाल में, ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर के प्लांट के यूनिट 2 शामिल भी है, ठीक है। 1320 मेगावाट के इस थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलकर भारत की मदद से की गई। कौन सा है, ध्यान रखेंगे, तो रामपाल मैत्री सुपर थर्मल पावर, ठीक है। तो दो संगठन के द्वारा मिलकर किया गया है, भारत का एनटीपीसी है, और ध्यान रखिए बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलकर किया गया है। परियोजनाओं के उद्घाटन के पश्चात बांग्लादेश के साथ भारत के सहयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ सबका विश्वास का रुख अपनाया है तथा विकास की दिशा में बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझेदार भारत बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बांग्लादेश को भारत ने 10 अरब डॉलर की सहायता दी है, समझ रहे हैं ना, 10 अरब डॉलर की सहायता हमने बांग्लादेश को प्रदान की है पिछले 9 वर्षों के दौरान, तथा इन 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच में व्यापार 3 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता ने दोनों देशों की मित्रता को और भी अधिक क्या किया है, मजबूत किया है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारा पड़ोसी देश है, तो इससे प्रश्न आने की संभावना है। रेल लिंक का नाम बता दीजिए, क्या रेल लिंक का नाम है, अगरतला अखाड़ा। और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 12.2। क्या 12 पॉइंट, कहानी सुनते रहते कि उसको लिखते का है नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया जाता है तो। कितनी लंबाई है, 12.2 किलोमीटर। और बांग्लादेश में लंबाई कितनी है इसकी, 5.46 इंडिया में 6.78। 6.78 है, ठीक है, याद है 6 7 8, इधर 5 4 6, ठीक है, 6.78। इसको ध्यान में रखिएगा। और जो एक और भी मतलब थर्मल पावर, जो कितना मेगावाट का थर्मल पावर का यूनिट 2 किया गया है, 2 हाँ, मेगावाट होगा, ठीक है, 1320 मेगावाट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूनिट 2। बैटरी अच्छा, सुपर थर्मल पावर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से कौन सी संस्था योगदान दे रही है, एनटीपीसी, ठीक है, ध्यान में क्या है, एनटीपीसी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। बात को इसका हेडलाइन देख लेते हैं, पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों को बैंक खाते में जारी कर गई है। 15वीं किस्त पीएम किसान योजना, ठीक है, उसकी 15वीं कितनी पैसा मिलती है इसमें, 6,000 पर ईयर। ठीक है, कितनी किस्त आती है उसकी, 3 दो दो किस्तों हजार में। 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है। योजना कब शुरू की गई थी, 18 में। 2018 में शुरू की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तभी कितनी किस्तें अभी जमा हो चुकी है इसकी, 13 किस्त। 13 किस्तें जमा हो चुकी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 15वीं किस्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों को बैंक खाते में जारी हो चुकी है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक 13 हुआ था, तो क्या लिखा हुआ है, 2022-23 के अंत तक कुल 13 हो चुका था, अब जाके को टोटल 15 हो गया, ठीक है। और इसमें कितने 2.80 लाख करोड़ रुपए की राशि का अंतर लगभग 11,500 किसानों को बैंकों खातों में दिया जाए, मतलब 11,500 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है, देख लीजिए यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित फैक्ट पर विचार करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है कृषि भूमि जिनके नाम है संस्थागत कृषि धारक इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है, ठीक है, संस्थागत वाला, ठीक है। संस्था मतलब भूमि तो कई तरह के हो सकते हैं ना, मेरे पास भी भूमि, हमने उसमें दुकान खोल रखा है, तो वो नहीं होगा, कृषि होना चाहिए, ठीक है, उसमें खेती होना चाहिए। किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग में सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाला किसान भी इस योजना के लाभ के पात्र नहीं है।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो ऐसे भूस्वामी को इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र के लाभ नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना केवाईसी कराना KYC आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व तथा सब्सिडी का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से सीधे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, NPKS। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, N का मतलब नाइट्रोजन, P फास्फोरस, K पोटास, S का मतलब सल्फर होता है। ठीक है, तो NPKS। ठीक है, विभिन्न पोषक तत्वों के युक्त फॉस्फेट एवं पोटास, P के उर्वरकों के लिए, ठीक है, निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित, ठीक है, सब्सिडी रबी सत्र के लिए पंजीकृत कर दी गई, जो कि इस तरीके से है। N के लिए नाइट्रोजन के 47.202 प्रति किलोग्राम, पोटेशियम के लिए 20.82, के पी से फास्फोरस होगा, के से पोटेशियम, ठीक है, 2.38। एस से क्या होगा, एस से क्या था, सल्फर। एस से सल्फर। ठीक है, तो रबी के फसल में किसे दे रही है, NPKS को दे रही है। ठीक है, ध्यान में रखें, पूछ देगा इनमें से कौन नहीं शामिल है, जिनको किसान मतलब इस पे आधारित सब्सिडी नहीं दे रही है। रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण सरकार ने किया है। ऐसे से बोलेगा इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस शामिल है, पोटास शामिल है, सल्फर शामिल है। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, बाकी हमको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या था बता दिया, क्लियर। हमने इस टॉपिक को किया, इस टॉपिक को किया, इस टॉपिक को किया, इंटरनेशनल। ये वाला करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए यही करवा दीजिए पहले। ये करवाता हूँ, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। चर्चा में अभी इसलिए भी है क्योंकि जापान को पछाड़ कर जर्मनी जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर पे जापान है, पांचवा नंबर पे भारत है। ठीक है, 2027 तक हम अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान एवं जर्मनी के पश्चात विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अभी नए वाला डाटा के हिसाब से सबसे पहले यूएस है, उसके बाद चीन, चाइना, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, उसके बाद जापान, उसके बाद इंडिया है। ठीक है, ध्यान में इंडिया। रखेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, पांचवी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी की दृष्टि से है। अब वर्ष 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी हमारी। ये विश्वास मंत्री, ठीक है, यह विश्वास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के हवाले से गत नवंबर माह में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 2027 तक जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था जापान एवं जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पाद $5,000 के बिंदु को पार कर जाएगा। वर्ष 2047 तक देश एक विकसित अर्थव्यवस्था हो जाने की, ठीक है, आशा भी इसके साथ ही वित्त मंत्री ने व्यक्त की। उल्लेखनीय कि विश्व की अन्य अनेक वित्तीय एजेंसियों ने अगले 4 से 5 इधर के बाद किधर जाना है, वर्षों में। हाँ, 4 से 5 वर्षों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए किस किस एजेंसी ने क्या क्या किया है। ठीक है, ये तो वृद्धि का हिसाब से हटाइए। हाँ, तो यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा स्टैंडर्ड एंड, मतलब हम लोग कब तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, सिंपल प्रश्न, 2027 तक। 27 ठीक है, तक। अब विकसित कब बनेंगे हम लोग, 47 तक। 2047 तक। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था अभी किस नंबर पे है, पांचवें।
5वें नंबर 5वें। पे, ठीक है। चलिए, आपसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2023-24 में भारत के वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6% से बढ़ाकर 6.4 कर दिया। तो बदलती हुई परिस्थितियों में पूछा जाता है, ठीक है, किसने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स याद रखिएगा, ठीक है, कितना बताया, 6.4। बढ़ती हुई बदलती हुई परिस्थितियों में एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विभिन्न अन्य रेटिंग एजेंसी, जैसे फिंच से कभी कभी प्रश्न पूछता है, ठीक है, फिंच की फिंच नाम है, ठीक है। 2023 में भारत की वृद्धि दर के मामले में अपने संशोधित पूर्वानुमान सितंबर को 2023 में प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपने पूर्वानुमान में परिवर्तन नवंबर 2023 में किया। अमेरिकी स्थित, ठीक है, ठीक है, S&P ने 2023-24 में भारत की जीडीपी 6 पॉइंट रहने मतलब 6% रहने का अनुमान किया था, जिसे बढ़ाकर 14.4 कर दिया। इसने अब नवंबर 2023 में किया कि एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति एवं कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधाएं दूर की है। इसके चलते आर्थिक विकास का अनुमान 6% से बढ़कर मतलब कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। एक और 23-24 के लिए भारत के लिए जीडीपी वृद्धि में अपने पूर्वानुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4%, ठीक है, जहां S&P ने किया, वही 2024-25 के लिए वृद्धि दर पूर्वानुमान को 6.9% से घटाकर मतलब 6.4% कर दिया। मतलब 24-25 में 6.9 से घटाकर 6.4 कर दिया, और 23-24 की बात करेंगे 6 से बढ़ाकर मतलब क्या कर दिया, 6.4 कर दिया। एजेंसी का मानना है कि उच्च आधार प्रभाव तथा धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 23-24 में दूसरी छमाही, उसके और किधर जाना है, पेज गायब है क्या, शेष 162 पे, क्या मजाक है भाई, ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, ये डाटा कर ले, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ये, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एट ए ग्लांस, बहुत ज्यादा है, ठीक है, कल करेंगे इसको। याद नहीं।